viewers, welcome back for the new video. In this video, I will explain the characteristics of sewage. Let's start. Then, first, I will tell you the classification of the characteristics of sewage. Generally, the characteristics of sewage is classified in three categories. First, physical, second, chemical, and third is bacteriology, or it may be called as biology. Then first we will see the physical, what includes in physical impurities. Physical impurities में first है color, उसके बाद odor, temperature, turbidity, total solids. ये total solids, ये जो सब बताया मैंने आपको, ये सब है physical characteristics of sewage. ये इस वीडियो में अपन physical characteristics of the sewage देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे. तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है? पीएच है, क्लोराइड है, नाइट्रोजन, ऑयल, ग्रीस, फैट्स, सल्फाइड, सल्फेट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी. अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने तुम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें मेजरली क्या है, सब डिसॉल्व फॉर्म में, ज्यादातर क्या रहेंगे, डिसॉल्व फॉर्म में रहे. जैसे पीएच डिसॉल्व फॉर्म में, क्लोराइड डिसॉल्व फॉर्म में, नाइट्रोजन डिसॉल्व फॉर्म में, ऑयल, ग्रीस, फैट ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहता, सरफेस फ्लोट होता है. ठीक है. सल्फाइड, सल्फेट्स डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में, some part of COD is in dissolved form, some part of BOD is in dissolved form. Okay, so these are all the chemical characteristics of sewage. Next है bacteriological characteristics. First bacteria, then algae, then fungi, protozoa. ये जो है सब बैक्टीरिया ने. all living things, जो कुछ भी living organisms वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, वो क्या रह जाएंगे तुम्हारे characteristics of, that will represent the characteristics of bacteriological characteristics of sewage. Then फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी जो बताया सब आपको अपन वन बाय वन एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट इज कलर. द कलर ऑफ द सीवेज इंडिकेट द फ्रेशनेस ऑफ सीवेज. कलर, सीवेज के कलर से अपन बता सकते हैं कि सीवेज कितना फ्रेश है. फ्रेश यानी कि वो अभी प्रोड्यूस हुआ है या बहुत टाइम होगा उसको प्रोड्यूस किया, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, तो उस कलर के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि जो सीवेज के जो फ्रेशनेस है, यानी उसका जो ओरिजिन कितने देर पहले हुआ वो पता कर सकते हैं. जैसे कि अगर सीवेज अगर ग्रे कलर का रहेगा, जैसे कि इस इमेज में देखिए आप, ये सीवेज जो ग्रे कलर का दिख रहा है नहीं, ये जो सीवेज है वो अभी ही प्रोड्यूस है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही प्रोड्यूस हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको प्रोड्यूस होकर, इसलिए उसका जो कलर रहता है उसका कलर ग्रे कलर रहता है. अब जैसे जैसे ये जो सीवेज है टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम आगे 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 बढ़ता है, तो क्या होता है कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है. बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने के बाद यानी कि वेस्ट वाटर में का यानी सीवेज में का जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होने लगता है. धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाती है वेस्ट वाटर में या सीवेज में की कम हो जाती है. और जब वेस्ट वाटर या सीवेज में की डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, तो उसके बाद में जो वेस्ट वाटर का कलर है या फिर सीवेज का कलर है वो तुम्हें ब्लैक दिखाई देगा. देखो इस तरह. अभी ये जो कलर दिख रहा है सीवेज का, ये पूरा ब्लैक कलर दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन का लेवल वो बहुत कम, यानी जीरो है, जीरो ये. ठीक है. तो इसमें जो है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होंगे, यानी कि एरोबिक डिकम्पोजिशन तो ऑब्वियसली हो चुका है, इसलिए इसका जो कलर है ब्लैक है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं. अब जो है अदर कलर्स भी आ सकते हैं, यानी कि ग्रे और ब्लैक छोड़ के अगर दूसरा कौन सा कलर रहेगा, तो दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर. कोई इंडस्ट्रीज है जैसे कि क्लॉथ मेकिंग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेंगी, तो उसमें का जो कलर है, उसमें कलर अगर सीवेज में आ गया, उसका वेस्ट वाटर अगर सीवेज में आ गया, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का सीवेज का जो कलर है वो वही कलर जो डोमेस्टिक सीवेज उसमें मिल गया, उसका नया कलर बना देंगे. इसलिए कि अदर कलर भी क्या है सीवेज में आ सकते हैं. वो किस वजह से आएंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर अगर डोमेस्टिक सीवेज में ऐड किया गया है, या डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों मिक्स किया, तो फिर उसका कलर अलग भी हो सकता है. बाद में है सेकेंड इज ओडर. फ्रेश सीवेज इज ओडरलेस और नॉट ऑफेंसिव स्मेल. जनरली जो फ्रेश सीवेज रहते हैं जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि अपन ने नहाने का पानी, अगर उसको जस्ट जाके अपन ने सीवर में देखा, तो उसका उसमें स्मेल नहीं आएगा, या फिर उससे अपन नॉट ऑफेंसिव भी बोल सकते. लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा यानी थोड़ा टाइम होने के बाद कि आफ्टर फ्यू आवर्स
क्या होगा कि जो सीवेज में का ऑक्सीजन है, टोटली ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद एरोबिक प्रोसेस जो है, एरोबिक डिकम्पोजिशन जो है, वो एरोबिक डिकम्पोजिशन स्टॉप हो जाएंगी और एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन का जो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या रहता है, ओडर प्रोड्यूसिंग गैस है। इस वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से सीवेज में क्या आती है, स्मेल आती है। इसकी जो स्मेल है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो स्मेल है, वो रोटन एग्स के जैसी, खराब अंडों के जैसी, अंडे की जैसी स्मेल आएंगी, उस प्रकार की इसकी स्मेल रहती है। अब इधर मैंने एक लिस्ट टेबल में देखिए कि कंपाउंड्स है और उसके जो भी ओडर की क्वालिटी है, ओडर किस प्रकार का होता है वो बताएं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रोटन एक्स के ऐसी स्मेल आएंगी, और उसके बाद में ऑर्गेनिक सल्फाइड रहेगा तो उसकी जो स्मेल है वो रोटन कैबेज के ऐसी आएंगी। फिर अमाइंस रहेंगी तो फिश स्मेल रहेंगी। अमोनिया होगा, कंपाउंड अगर अमोनिया होगा तो उसकी अमोनिकल स्मेल रहेंगी। देन डायमंड्स रहेंगे तो डीके फ्लेश, डीके फ्लेश बोलते हैं ये प्लांट्स और एनिमल के मांस के जैसा है, ठीक है। तो वो डीके यानी खराब फ्लेश की स्मेल आएंगी। उसके बाद में थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेस्ट वाटर में, सीवेज में, क्योंकि जो कुछ भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जो है वो टोटली टेम्परेचर पे बेस्ड है। इसलिए टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए भी और सीवेज के लिए भी। द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज हाई देन सप्लाइड वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द हाउस एंड इंडस्ट्री। जो वाटर हमारे घर में आती है, जो अपन वाटर ड्रिंक करते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर अपने पास होता है, वो वाटर का जनरली टेम्परेचर जो रहता है, तो वो वाटर का टेम्परेचर कम रहता है। और किससे, सीवेज से। ऐसा क्यों कि उस सीवेज में क्या रहता है कि वो सीवेज में कौन सा वाटर रहता है कि वार्म वाटर यूज हो जाता है, जो अपने घर या इंडस्ट्री में से आता है। अब घर या इंडस्ट्री में से जो वाटर आता है वो गर्म कैसे रहता है, जैसे कि अपने बाथरूम में अगर अपन गर्म पानी से नहा रहे तो क्या होगा, ऑब्वियसली गर्म पानी का टेम्परेचर हाई रहता है, तो उस वजह से क्या होगा, वो जब बाथरूम में का जो गर्म पानी वो जब सीवर लाइंस में आएगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। किचन में का जो वाटर है वो अगर गर्म रहेगा तो वो भी क्या करेंगे, टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर सीवेज का क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रहेगा, इंडस्ट्रीज में क्या रहता है, बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है, तो प्रोसेस होने से जो जनरली टेम्परेचर क्या रहता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का टेम्परेचर हाई रहता है। तो उसी उसी प्रकार क्या हो जाएंगे कि टोटल ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो सीवेज का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इधर ऐसा बोला गया कि टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज जनरली हाई देन द सप्लाइड वाटर। देन ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर। अब जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं, सोल्यूबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगी, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो सोल्यूबिलिटी कम रहेगी। यानी कि अगर सीवेज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी क्या है, कम है, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, लेस सोल्यूबल रहेगा इसमें। और ऑक्सीजन अगर लेस सोल्यूबल रहेगा तो एरोबिक डिकम्पोजिशन होने को तकलीफ होंगी, यानी एरोबिक डिकम्पोजिशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर बहुत कम समय में एरोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जो बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है सीवेज में, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को बायोलॉजिकली डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया को टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर है, वो फेवरेबल टेम्परेचर कितना रहता है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना रहा तो जो वेस्ट वाटर है, वो वेस्ट वाटर में के जो बैक्टीरिया वो इफेक्टिवली वर्क करेंगे। किस लिए वर्क करेंगे वो, कि जो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करेंगे, और अपने को वेस्ट वाटर में का ऑर्गेनिक मैटर ही डिकम्पोज करना रहता है। इसीलिए जनरली जो टेम्परेचर है बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन मेंटेन करने के लिए वो है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में एनारोबिक डाइजेशन स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू 50, बराबर है। जैसे कि अगर टेम्परेचर, अगर सीवेज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया इफेक्टिवली वर्क नहीं करते। और एनारोबिक बैक्टीरिया इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे तो एनारोबिक डाइजेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। फिर उसके बाद में when temperature drops to 15 डिग्री सेल्सियस then methane producing bacteria becomes inactive। अब जैसे कि
वेस्ट वाटर जो है या सीवेज है वो उसको ट्रीट करके अपन बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे बाय प्रोडक्ट में मीथेन है, मीथेन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर मीथेन प्रोड्यूस कब रहेंगे, जब मीथेन जो बैक्टीरिया क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, या फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो मीथेन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर फिर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास या उससे भी कम रहता है। तो उस समय जो कुछ भी है एनारोबिक डाइजेशन में या फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इनएक्टिव रहेंगे और मीथेन का जो कोई फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में है एट 5 डिग्री सेल्सियस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्टॉप वर्किंग। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में जो अमोनिया है वो अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए, वेस्ट वाटर में का जो अमोनिया है उसको डिकम्पोज करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, वर्क नहीं करते, तो नाइट्रिफिकेशन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देन नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अब इधर की इमेज देख के तुम्हें पता चल जाएंगे कि नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच इंडिकेट सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल। यानी कि क्या कि ये लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, वाटर की लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी है। क्या इंडिकेट करती है कि वाटर में कितने अमाउंट में सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड कोलाइडल मैटर प्रेजेंट है। ध्यान दीजिए, टर्बिडिटी क्या इंडिकेट करती है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर कितने प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में या सीवेज में या नॉर्मल वाटर में, रॉ वाटर में या फिर सरफेस वाटर, जो कुछ भी वाटर है। तो कभी भी हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि टर्बिडिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, सस्पेंडेड सॉलिड रिप्रेजेंट करती है, डिजॉल्व सॉलिड रिप्रेजेंट करती है, कोलाइडल मैटर रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा ध्यान रखने की ये टर्बिडिटी क्या है कि लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी है काय की वाटर की। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो है, सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर क्या करेंगे, लाइट ट्रांसमिट नहीं करेंगे, बराबर है। वो रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक वो इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएंगे, वो सबके सब लाइट जो है वो कैच करेंगे और फिर टर्बिडिटी बताएंगे कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन द सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल। डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से टर्बिडिटी नहीं होती, ध्यान रखना, डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से टर्बिडिटी नहीं होती, टर्बिडिटी होती है सिर्फ सस्पेंडेड और कोलाइडल मैटर से ही। उसके बाद में द टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सस्पेंशन। जो कुछ भी टर्बिडिटी है वो कितनी, टर्बिडिटी अगर ज्यादा रहेंगी तो ज्यादा है, यानी कि क्यों ज्यादा है, तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड का जो परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि जो सॉलिड्स है वो सस्पेंशन में जाता है। अगर टर्बिडिटी कम है यानी जो सॉलिड्स है वो सस्पेंशन में कम है। जैसे कि ये इधर की इमेज में देखो, इधर सस्पेंशन में कुछ नहीं दिख रहा है, इधर थोड़ा दिख रहा है, इसमें थोड़ा और ज्यादा दिख रहा है, इधर और ज्यादा, इधर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अब इसकी टर्बिडिटी बहुत कम है, इसकी यानी जीरो के आसपास ही बोल सकते हैं, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी थोड़ी और ज्यादा है, इसकी थोड़ी, यानी कि टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सस्पेंशन। उसके बाद में एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीवेज इंक्रीज देन द टर्बिडिटी इज द आल्सो इंक्रीज, बराबर है। सीवेज में जो मेजरली है, जो सीवेज में जनरली 99.9% क्या रहता है, वाटर रहता है, और 0.1% क्या रहता है, सॉलिड्स रहता है। अब जो 0.1% सॉलिड्स है उसमें भी मैक्सिमम जो रहता है वो तुम्हारे अरे सस्पेंडेड सॉलिड्स या कोलाइडल पार्टिकल्स ही रहते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स का परसेंटेज बहुत कम रहता है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीवेज अगर बढ़ जाएगा तो टर्बिडिटी भी क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। देन इन जनरल देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन टर्बिडिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। अब देखिए कि इधर टर्बिडिटी और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो रिलेशन है वो स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में, बराबर है, ठीक है। टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। जो कि टर्बिडिटी है वो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से मेजर की जाती है, एनटी, और जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है नेफ्लोमीटर यूज किया जाता है। उसके बाद में टोटल सॉलिड्स। अब जो उसके बाद का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स बोले तो हर प्रकार के जो सॉलिड्स है वाटर, वो H2O, H2O छोड़कर जो सीवेज में प्रेजेंट है, क्या कीजिए, H2O छोड़कर जो सीवेज में प्रेजेंट है वो सभी के सभी सॉलिड्स हैं, समझ में आया। H2O छोड़ के जो वाटर में प्रेजेंट है वो सभी के सभी सॉलिड्स है। वो एक तो डिजोल्व सॉलिड्स रहेंगे या सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे, वोलेटाइल सॉलिड रहेंगे, फिक्स कुछ भी रहेंगे। तो टोटल सॉलिड्स बोले तो क्या,
H2O छोड़ के जो कुछ है, या फिर दूसरी तरफ से डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वेस्ट, जैसे कि पहले ही बताया आपको मैंने, वेस्ट वाटर कंटेन 99.9% ऑफ वाटर एंड 0.1% ऑफ सॉलिड्स, यानी कि अब टोटल सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट वेस्ट वाटर, यानी कि अगर मैंने एक वेसल में लिया, एक वेसल लिया, कटोरी लिया, उसमें क्या किया मैंने, सीवेज 50 ml सीवेज लिया। अब वो सीवेज, वो वेसल को क्या किया मैंने, बाहर रख दिया टेम्परेचर के लिए, यानी धूप में रख दिया या फिर ओवन में रख दिया, तो क्या उसमें का सब वाटर क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, वाटर इवापोरेट होंगे, यानी H2O ही इवापोरेशन प्रोसेस में सिर्फ H2O ही इवापोरेट होता है, बाकी कुछ इवापोरेट नहीं होता, यानी कि उसमें से सिर्फ H2O निकल जाएगा, जो कुछ भी पोर्शन बचेगा, जो कुछ भी पोर्शन बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल सॉलिड्स। ध्यान दीजिए, टोटल सॉलिड्स बोले तो द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग कंप्लीट वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को कंप्लीटली इवापोरेट करने के बाद क्या होगा, सिर्फ इवापोरेट क्या होगा, H2O ही होगा, यानी वाटर ही इवापोरेट होगा, बाकी जो है वो उधर ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में देखिए, अब टीएस बोले तो टोटल सॉलिड्स, जैसे इधर बताया टीएस बोले तो टोटल सॉलिड्स। अब टोटल सॉलिड इज क्लासिफाइड एज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड। ये जो शॉर्ट फॉर्म से, ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म से यूज करते हैं, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए टीएसएस का शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म क्या है और टीडीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है। टीएसएस का लॉन्ग फॉर्म है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टीडीएस का लॉन्ग फॉर्म है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। ओके, अब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो है वो फर्दर कैसे क्लासिफाइड है वो बताऊंगा आपको, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है कि सेटलेबल और नॉन सेटलेबल। अब सेटलेबल और नॉन सेटलेबल क्या होता है ये बता दूंगा आपको कि अब सस्पेंडेड सॉलिड है ना, सस्पेंडेड सॉलिड बोले जो वाटर में सस्पेंशन में रहते हैं, यानी कि सेटल नहीं हुए, बाद में सेटल होंगे वो बात की बात है। ठीक है, डिजोल्व सॉलिड क्या रहते हैं, डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये टोटल सॉलिड और डिजोल्व सॉलिड मिलाकर क्या बनेगा, सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजोल्व सॉलिड्स मिलाकर क्या बनेगा, टोटल सॉलिड्स। अब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में भी क्या है, यानी जो सॉलिड सस्पेंशन रहते हैं उसमें भी क्या दो टाइप के रहते हैं, एक सेटलेबल सॉलिड्स और नॉन सेटलेबल सॉलिड। सेटलेबल सॉलिड्स बोले तो क्या है कि जो सॉलिड्स इजीली सेटल हो जाएंगे, 20 से 30 मिनट में या 15 से 20 मिनट में क्या हो जाएंगे, वो सॉलिड सेटल हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, सेटलेबल सॉलिड। अब नॉन सेटलेबल सॉलिड यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सेटल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। नॉन सेटलेबल सॉलिड यानी कि सॉलिड विच रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर इट्स सेटलमेंट, यानी ऐसे सॉलिड जिनको सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको क्या बोलेंगे, नॉन सेटलेबल सॉलिड। इसका एग्जांपल सीधा सीधा सेटलेबल और नॉन सेटलेबल का एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि सेटलेबल अगर मैंने क्या किया कि एक ग्लास लिया, एक ग्लास में क्या किया, एक चम्मच क्या किया मैंने, क्ले डाल दिया, एक चम्मच ग्लास में क्या कर दिया, क्ले डाल दिया, क्ले डाल दिया, उसको एकदम से क्या किया, स्टेयर किया, स्टेयर करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो पूरा की पूरा सस्पेंशन में रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा। अब थोड़ा क्या करूँगा मैं, वो ग्लास को थोड़ी देर के लिए 20 से 25 मिनट के लिए वैसे ही रखूंगा, उसको हाथ में लगाऊंगा, क्या मैं सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो उसमें के कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ग्लास के बॉटम में दिखेंगे आपको, और जो सेटल नहीं होंगे वो क्या रहेंगे तुम्हारे, नॉन सेटलेबल सॉलिड। ठीक है, आए ध्यान में। अब तुम बोलेंगे उसको नॉन सेटलेबल क्यों बोला है, अब मैंने जैसे बताया कि आपको कि नॉन सेटलेबल में सेटल नहीं होते, सेटल नहीं होते हैं, उनको सेटल होने के बहुत टाइम लगता है। अब उसको जो ग्लास है, उसको ग्लास को वैसे ही रख देना, एक दिन के लिए रख देना ग्लास को। अब एक दिन के लिए रखने के बाद क्या हो जाएगा कि वो जितने भी जब सेटल नहीं हुए थे 20 से 25 मिनट में जो सॉलिड सेटल नहीं होते, वो सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, अब सेटल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उनको नॉन सेटलेबल होते, क्यों, क्योंकि उनको सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसका और एक एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं कि अब जैसे कि रेनी सीजन में जब तुम्हारे घर में ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आता है कि या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो कुछ भी पानी आता है, वो पानी जनरल जब आता है थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, जब तुम्हें कुछ नहीं दिखता उसमें, तो ठीक है, उसको वही पानी अगर तुमने अगर एक वेसल में भर के रखा, दूसरे दिन देखा तो उसके बॉटम पे, वेसल के बॉटम पे तुमने एक तो छोटी सी एक लेयर या छोटे सॉलिड्स जो सेटल हुए दिखे, वो रहते तुम्हारे नॉन सेटलेबल सॉलिड, जो कि इजीली सेटल नहीं होते, उन्हें सेटलमेंट के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है टोटल वोलाटाइल सॉलिड, यानी
टोटल सॉलिड जो है वो ऑल क्लासीफाई किया गया, टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स में टीडीएस, और टोटल सॉलिड और क्लासीफाई किया गया टोटल फिक्स सॉलिड में। टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स जनरली ऑर्गेनिक ही रहते हैं और टोटल फिक्स सॉलिड जो रहते हैं इनऑर्गेनिक रहते हैं, ठीक है। अब तुम बोलेंगे कि टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स ये अलग क्यों क्या है कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स या टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में इस प्रकार का कुछ नहीं रहता, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड्स में वोलेटाइल नहीं रहते क्या, या डिसॉल्व सॉलिड्स में वोलेटाइल नहीं रहते क्या, या टोटल सॉलिड्स में फिक्स सॉलिड्स नहीं रहते क्या, या टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में फिक्स नहीं रहते हैं ना, उसमें भी रहते हैं। यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स भी फर्दर क्लास, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड वीएसएस एंड फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड एफएसएस। उसी तरह टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स भी क्लासिफाई किया गया है कि वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड वीडीएस एंड फिक्स डिसॉल्व सॉलिड्स एफडीएस। ये जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है। उसके बाद में टोटल सॉलिड्स यानी फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, यानी टोटल सॉलिड्स के फॉर्म जो है। अब जो है फर्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड मैंने तो आपको बताया कि जो सस्पेंशन में रहता है। सस्पेंशन में रहते हैं ना, कौन से सस्पेंशन में रहता है, कुछ कुछ जल्दी भी सेटल हो जाएंगे, कुछ कुछ जल्दी से नहीं सेटल होंगे, इसलिए वो इंजीनियरिंग टर्म से अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए इंजीनियर टर्म में जैसे देखा जाए तो कैसे करेंगे, जैसे पोर्शन ऑफ टोटल सॉलिड्स रिटेन ऑन फिल्टर पेपर मेजर्ड आफ्टर ओवन ड्राई एट 105 डिग्री सेल्सियस। यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या देखो बताता हूँ आपको क्या है। अब जैसे कि ये जो है ब्लू कलर का जो सर्कल दिख रहा है, सपोज ये एज्यूम करेगी आप, ये फिल्टर पेपर है, वॉटमैन फिल्टर पेपर 42 नंबर 42 फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। अब ये फिल्टर पेपर से क्या कर रहा हूँ मैं कि इसमें से क्या कर रहा है, सीवेज को क्या कर रहा हूँ, पास करूंगा मैं। अब फिल्टर पेपर क्या करेगा, जो कुछ भी सॉलिड्स है वो सॉलिड्स को पास नहीं करेगा, सॉलिड्स को क्या करेगा वो उसके फिल्टर पेपर के सरफेस पे रखेगा और बाहर क्या प्रोड्यूस करेगा, अदर वाटर विच डजंट कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो अब ये जो फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर पे जो सॉलिड्स रिटेन हुए वो रहते हैं तुम्हारे सस्पेंडेड सॉलिड्स, क्योंकि फिल्टर पेपर की जो पोर साइज ही ऐसी डिजाइन की जाती है कि उसमें से सिर्फ डिजॉल्व सॉलिड ही या कोलाइडल सॉलिड्स ही पास होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर हमें फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे अपन, ये जो फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर पे कितने सॉलिड्स प्रेजेंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो वेट नहीं ले सकते, इसको ओवन ओवन करना पड़ेगा, ओवन ड्राई करना पड़ेगा। क्यों ओवन ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सॉलिड्स है, ये सॉलिड्स में मॉइस्चर भी रहता है, वो मॉइस्चर को हमें क्या करना पड़ेगा, इवापोरेट करना पड़ेगा, नहीं तो जो टोटल सॉलिड्स एक्चुअल मेजर करने वो नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला गया कि मेजर्ड आफ्टर ओवन ड्राई एट 105 डिग्री सेल्सियस। ओवन में अगर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद जो सॉलिड्स का जो वेट आएगा, वो सॉलिड्स का वेट यानी कि तुम्हें सस्पेंडेड सॉलिड देगा। अब टीडीएस क्या है, यानी कि वेस्ट वाटर जो है, ये ब्लू कलर का जो ऊपर का डार्क ब्लू कलर का जो एरो दिख रहा है, ये जो है वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर में क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी, डिसॉल्व सॉलिड्स भी है, बराबर। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स तो क्या वो फिल्टर पेपर पे अटक गए, यानी पास क्या हुआ, सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड। अब ये जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सीवेज में क्या है तुम्हें, हमारे सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड्स ही है। अब ये डिसॉल्व सॉलिड्स को क्या किया मैंने, ये डिसॉल्व सॉलिड्स को मैंने अगर वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर को अगर इवापोरेशन के लिए ओवन में रख दिया, ये वेस्ट वाटर को अगर मैंने इवापोरेशन के लिए ओवन में रख दिया, तो ओवन में रखने के बाद क्या होगा, उसमें का जो पूरा वेस्ट वाटर में का पूरा वाटर जो उड़ जाएगा, यानी H2O जो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड्स बचेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ डिसॉल्व सॉलिड्स है, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स तो पहले ही रिमूव हो गए। इसीलिए टीडीएस बोलते सॉलिड्स लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बोले तो क्या, कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो वाटर मिलता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो मिलता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि टीडीएस बोलते तो क्या, सॉलिड्स लेफ्ट आफ्टर इवापोरेटिंग फिल्ट्रेट। देन टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स। टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स बोले तो क्या, कि the solids that can be volatilized and burned off when total solids are ignited in muffle furnace at 500 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वोलाटाइल सॉलिड्स, यानी अपने को कौन से सॉलिड्स वोलाटाइल होंगे वो फाइंड करना है। यानी कि सपोज जैसे कि अपने पास टोटल सॉलिड्स हैं, टोटल सॉलिड्स को क्या किया मैंने, टोटल सॉलिड्स को वेसल्स में लेके क्या किया कि उसको मफल फर्नेस में रखा। मफल फर्नेस में कितने टेम्परेचर पे रखा, 500 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया मैंने, उसको रखा। अब वो टोटल सॉलिड्स में का जो कुछ भी वोलेटाइज मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है, वो क्या हो जाएगा, जल जाएंगे एंड बर्न ऑफ हो जाएंगे।
बर्न ऑफ हो जाएंगे, यानी कि जो कुछ भी रिमूव हो जाएगा, जो कुछ भी बर्न ऑफ हो जाएगा, वो क्या रहेगा, वो टोटल सॉलिड्स में का वोलेटाइल सॉलिड। अब जो बचेगा वो क्या रहेगा, फिक्स सॉलिड ऑब्वियसली, यानी जो बच रहा है वो क्या है, फिक्स सॉलिड्स है। एंड द पोर्शन लेफ्ट आफ्टर टोटल सॉलिड्स आर इग्नाइटेड, दैट इज योर टोटल फिक्स सॉलिड्स। उसके बाद में आप जैसे बताया तुम्हारे को कि वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स रहता है और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो पहले वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड पता है क्या। अब जैसे कि टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए क्या है, तो वैसे ही वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए करेंगे। बस इधर क्या डिफरेंस है कि जो मफल फर्नेस में रखा गया था, सैंपल रखा गया था, टोटल सॉलिड्स रखा गया था। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स में जो सैंपल रखना पड़ेगा वो कौन सा रखना पड़ेगा, सस्पेंडेड सॉलिड। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड फाइंड करने के लिए सैंपल कौन सा रखना पड़ेगा मफल फर्नेस में, suspended solid, यानी कि the solids that can be volatilized and burned off when suspended solids are ignited in Moffel furnace at 500 plus minus 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जो पोर्शन बच जाएगा सस्पेंडेड सॉलिड में का ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, वोलेटाइज हो जाएंगे, या वोलेटाइल मैटर क्या हो जाएगा, बर्न ऑफ हो जाएगा। बचेगा कौन सा, वो बचेगा फिक्स सॉलिड, यानी फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड, पोर्शन लेफ्ट आफ्टर सस्पेंडेड सॉलिड्स आर इग्नाइटेड। उसके बाद में वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स था, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स था, वैसे ही वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड्स है। अब इसमें भी क्या है कि जो solids that can be volatilized and burnt off when dissolved solids are ignited in Moffel furnace at 500 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। अब जो डिजोल्व सॉलिड्स मिलेंगे अपने, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स जो मिलने वाले हैं, वो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स को अगर अपन ने मॉपल फर्नेस में रख दिया, तो मॉपल फर्नेस में से क्या हो जाएगा, वो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स में का वोलेटाइज मैटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जो पोर्शन उड़ गया वो क्या हो जाएगा तुम्हारा वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड, और जो पोर्शन बच गया है वो हो जाएगा तुम्हारा फिक्स डिजोल्व सॉलिड। पोर्शन लेफ्ट आफ्टर डिजोल्व सॉलिड्स आर इग्नाइटेड। अब जो मैंने अभी तक बताया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि टीएसएस, टीडीएस, टीडीएस, टीएफएस, वीएसएस, एफएसएस, पीडीएस, एफडीएस, इनका लॉन्ग फॉर्म याद रखना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इनका रिलेशन कैसा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए अगर वो तुम्हें अच्छे से करना है तो ये चार्ट तुम्हें आना चाहिए। ये चार्ट अगर तुम्हें समझ गया, तुम्हारे टोटल सॉलिड्स पे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, ये जो सर्कल दिख रहा है सैंपल दिख रहा है। अब ये सैंपल में लेफ्ट साइड में एक डायवर्जन हुआ, राइट साइड में एक डायवर्जन हुआ, एक सेंटर में एक डायवर्जन हुआ। तो पहले अपन राइट साइड वाला डायवर्जन देखेंगे। तो सैंपल को क्या किया, अगर मैंने इवापोरेट किया, एक सैंपल है, एक सैंपल में वेस्ट वाटर है, ध्यान दीजिए, एक सैंपल है, सैंपल में वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर में क्या है कि सस्पेंडेड सॉलिड भी है, डिजोल्व सॉलिड भी है, यानी टोटल सॉलिड्स है, ठीक है, और वाटर भी है। तो वो सैंपल को क्या किया मैंने, इवापोरेट किया। इवापोरेट करने के बाद पता है आपको कि इवापोरेट करने के बाद जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या बचता है, टोटल सॉलिड्स। ओके, अगर इवापोरेट करने के बाद H2O रिमूव हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ तुम्हारा टोटल सॉलिड्स। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं। अब जो टोटल सॉलिड्स है, अगर टोटल सॉलिड्स को अगर इमॉफ कौन में लिया, इमॉफ कौन एक टाइप का कौन रहता है, उसमें अगर वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, यूज होता है किसके लिए, सेटलेबल सॉलिड्स फाइंड करने। अब वो इमॉफ कौन में अगर वेस्ट वाटर को ऐड किया, सीवेज को ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, उसमें से अपने को मिलेगा सेटलेबल सॉलिड। इसका जो डिटेल्स है, इसके वीडियोस हम बाद में बना के मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। इन सभी के जो वीडियोस है, टोटल सॉलिड्स कैसे फाइंड करना है, टीडीएस कैसे फाइंड करना है, वीएसएस, बीएफएस, इन सब के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस एक बना के मैं बाद में शेयर करूंगा। ओके, तो उसके बाद में जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स इधर से निकलेगा, टोटल सेटलेबल सॉलिड्स इधर से। अब अगर सैंपल को हमने क्या किया, फिल्टर पेपर पे किया, जैसे पिछले 2-3 स्लाइड पहले अगर हमने देखा ही है कि जो फिल्टर करने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें से 2 सॉलिड्स मिलेंगे। जो फिल्टर पेपर पर रहेंगे वो तुम्हें देंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स, और जो फिल्टर पेपर से पास होके जाएंगे वो रहेंगे तुम्हारे टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। ओके, अब फिल्टर पेपर को अगर तुमने ओवन में रख दिया, तो फिल्टर पेपर को ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो क्या थोड़ी देर के लिए लग दिया, तो क्या उसमें वाटर रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड। और उस पेपर का वेट कर लेंगे, आप पेपर का वेट माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिलेगा तुम्हें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अब जो फिल्ट्रेट रहेगा, यानी फिल्टर पेपर से जो वाटर पास हो, वो वाटर में क्या है, टोटल डिजोल्व सॉलिड जाएगा, और उसको अगर अपन ने अगर इवापोरेशन किया, तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। ओके, अब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को अगर मॉफल फर्नेस में रखा, तो क्या हो जाएगा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड मॉफल फर्नेस पे 500 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो क्या हो जाएगा कि उसमें का जो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव हो जाएंगे, बचेंगे क्या, सिर्फ
फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स। उसी तरह टीडीएस जो मिला अपने को, वो टीडीएस को अपन ने मोफल फॉर्मेट में रखा तो क्या मिलेगा अपने को, वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड्स। जो वोलेटाइल उड़ गया वो क्या रहेंगे तुम्हारा वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड्स, और जो बच गया वो फिक्स डिजोल्व सॉलिड। अब देखें सस्पेंड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स और वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड्स मिलाकर क्या बनेगा टोटल वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स और फिक्स डिजोल्व सॉलिड्स बना के क्या मिलेगा टोटल फिक्स डिजोल्व सॉलिड्स। ओके, या फिर टोटल फिक्स सॉलिड्स या फिर टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स। और टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स और टोटल फिक्स सॉलिड्स मिला के क्या बनेगा तुम्हारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अगर ये तुम्हें चार्ट फिर से एक बार बता, अगर ये तुम्हें चार्ट अगर क्लियर हो गया है तो तुम्हारे पूरे कंसेप्ट जो है वो टोटल सॉलिड्स पे के इजीली क्लियर हो जाएंगे। कौन सा भी क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछा जाएगा तो टोटल सॉलिड्स पे के कौन सा भी क्वेश्चन तुम आंसर कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें ये जो चार्ट है ये चार्ट तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।